behalf of Trainer Wings, we would like to welcome Mr. Bhardwaj on our board today. So thank you so much, Mr. Bhardwaj, for accepting our invitations. Please, over to you now. Just share your ideology on this particular topic and make, or I could say, spread your fragrance of your knowledge and experience of this topic among all the participants. So thank you so much. So over to you, Mr. Bhardwaj. Now the dice is open for you, my dear. Trainer Wings team and the Irdesan. First, thank you and the every participant. Now today we will discuss about the MSc. MSc means Measurement System Analysis. First, जब भी हम कोई वर्क करते हैं, we will talk in the Hindi and the English are both. When we do the some work, then first come in our mind why we do this work. जब भी हम किसी काम को करते हैं या करने की अपनी लाइफ में भी करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या मेरा मोटिव है, तो सबसे ये पहले जानना जरूरी होता है क्या इसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। अगर मैं इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा हूं तो जो जनरल प्रोसेस है वो क्या है कि मेरी इनपुट्स आती हैं, वो मटेरियल होता है, मैन होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके के लिए हम बीच में कुछ ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3 लाइक्स वाइज। तो जो मेरी आउटपुट्स आती हैं बीच में ऑपरेशन करने के बाद हर स्टेजेस पे कुछ हम मेजर्स करते हैं और उसकी वैल्यूज, कुछ वैल्यूज हमें एट्रीब्यूट, कुछ वैल्यूज हमें वेरिएबल्स में हम फाइंड आउट करते हैं। अगर उसमें कोई हमारा गैप होता है तो हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में सारी चर्चा करेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस आखिर है क्या, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। मेजरमेंट एमएसए इज द एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम ऑन द मेजर्ड वैल्यू। अगर मैं कहीं अपनी कोई भी टेस्ट कराता हूं, जो उसकी वैल्यूज आ रही हैं उसमें कितना गैप है, कितना वो राइट है, अगर जो मेरा मेजरमेंट वैल्यूज है उसी के अंदर गैप है, सपोज अगर कोई स्लिप केज है 5 mm का और उसको मैं रीड करता हूं 5.02, तो 02 जो उसमें गैप है क्या वो एक्सेप्टेबल है। मेजरमेंट एनालिसिस किस लिए जरूरत है, कोई भी पैरामीटर्स का मैं जो उसकी स्टैंडर्ड है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसके बीच में गैप करता हूं। अगर जो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू है उसी में ही कुछ गैप रहा, 5.02 को मैं रीड कर रहा हूं 5.04, 5.1, तो उस गैप को मैं पहले से कैसे जान सकूं और उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं हम। We test the system of the determine the numerical value of its statistical properties and compare them to accepted standards। हमने कई बार देखा है कि मैंने कोई पार्ट चेक किया, उस पार्ट की एक्चुअल वैल्यू कुछ थी लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व की वो कुछ और आई। तो आखिर ये मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं इस मेजरमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करना है या नहीं करना। वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट दोनों केसेस के अंदर हमें डिसाइड करना है जो कि हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इट इज द राइट, या जो मैं मेजरिंग मेथड यूज कर रहा हूं इट इज वी आर गोइंग ऑन द राइट वे। जो पर्सनल जो इंस्पेक्टर उसको यूज कर रहा है या इंजीनियर उसको यूज कर रहा है क्या वो राइट है, क्या उसका मेजरमेंट का तरीका जो आउटपुट दे रहा है वो राइट है। जब तो हम देख पाएंगे कि जो मेरा मेजरमेंट है वो मेरा ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मेजरमेंट करते हुए हम इसमें इंस्ट्रूमेंट का भी वैलिडेट करते हैं, जो अप्राइजर है, जो इंस्पेक्टर है, उसको भी हम वैलिडेट करते हैं क्या वो सही है। उन सबका एनालिसिस करके हम देखते हैं कि या जो मैं मेजरमेंट सिस्टम यूज करूंगा वो ठीक है। मेजरमेंट सिस्टम द कंप्लीट प्रोसेस यूज टू obtain the measurement combination of operations, procedures, gauge and the other means equipment, software.
जो भी मेरे जितने भी मेजरमेंट इक्विपमेंट्स हैं, अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको भी मुझे चेक करना है। पर्सनल मीन्स जो उसको यूज करेगा उसकी कैपेबिलिटी, उसका मेथड, उसके रिजल्ट्स क्या है। इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट का कुछ इफेक्ट आ रहा है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के गैप आते हैं और टेक्निकल में उसको किस किस वर्ड के नाम से जाना जाता है, और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उसको दूर कर सकते हैं, उस गैप को कैसे फिल करेंगे। मेजरमेंट प्रोसेस, स्टैंडर्ड, वर्कपीस जिस पार्ट को हमें चेक करना है, इंस्ट्रूमेंट, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, गेज यूज कर रहे हैं, पर्सन जो उसको यूज कर रहा है, प्रोसीजर उसको यूज करने का कोई मेथड है या प्रोसीजर है, इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट पे चेक होना है और हम क्या यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट रिजल्ट्स, फिर उसका एनालिसिस, देन डिसीजन। अगर एक्शन की जरूरत है तो एक्शन हमें लेना है। मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर जो मेरा वेरिएशन आएगा, आउटकम डाटा आएगा, उसको मैं मटेरियल, मैन, मेथड, इन्वायरमेंट एंड इक्विपमेंट वन बाई वन करके इसको एनालिसिस करेंगे कि गैप किसके अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, और उसमें फिशबोन डायग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं, फिशबोन डायग्राम के अकॉर्डिंग उसमें रूट कोज एनालिसिस करेंगे और फिर एक्शन लेके उसको क्लोज करेंगे। अगर मेजरमेंट सिस्टम में मेरा वेरिएशन आ रहा है, जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर गैप ज़्यादा है या वेरिएशन ज़्यादा है, तो उसको हम फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे और हर एक कॉजेज को हम वैलिडेट करेंगे, देन एक्शन लेंगे। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस बेसिकली है क्या? स्टडी ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑल मेजरमेंट कंट्रीब्यूटर्स। जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको हम स्टडी करेंगे। मेजरमेंट सिस्टम यूज इन द मेजरमेंट प्रोसेस, जो उसका प्रोसेस है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे, असेसिंग देयर सुटेबिलिटी अगेंस्ट द मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव। और मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या होना चाहिए, कितना गैप एक्सेप्टेबल है, इन सारी चीजों की हम आज चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड मेजरमेंट सिस्टम की क्या है? एडुकेट डिस्क्रिमिनेशन अंडर स्टैटिकल कंट्रोल, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हम आज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की भी बात करेंगे। आखिर ये है क्या? एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जब भी हम एसपीसी यूज करते हैं, कोई भी कंट्रोल चार्ट यूज करते हैं, तो उस कंट्रोल चार्ट में या एसपीसी में जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ, उस इंस्ट्रूमेंट का उसका पहले मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद ही मैं एसपीसी यूज करता हूँ। बेसिकली होता क्या है, हमने एमएसए नहीं किया, मेजरमेंट सिस्टम नहीं किया, उस इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज करना शुरू कर दिया। जो उसमें वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन मेजरमेंट सिस्टम में जो गैप है, जो वेरिएशन है, उसको भी प्लस करके दे रहा है। उसका रिजल्टिंग क्या होता है, जो मेरा एक्चुअल डाटा जो मेरे को मिलना चाहिए एसपीसी में, वो मेरे को नहीं मिलता। गेज कैलिब्रेटेड होना चाहिए। हम लोग कैलिब्रेट कराते हैं 0 से 150, अगर मैं वर्नियर यूज कर रहा हूं, हम उसको कैलिब्रेट कराते हैं 5 पॉइंट्स पे। 0 पे करा लिया, 25 पे करा लिया, 50 पे करा लिया, 75 पे, 100 पे, 25 पे, 150 पे। लेकिन उससे जो मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ 9 पॉइंट समथिंग में यूज हो रहा है। तो जो 10 के आसपास उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए मास्टर से, वो नहीं है। जो उसकी एरर है वो हम पता नहीं करते। तो कैलिब्रेशन किस स्टेज का होना चाहिए कि जो मेरी ऑपरेटिंग रेंज है उसके बीच में मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए, बॉर्डर के 2 पॉइंट हो गए, तो 5 पॉइंट पर हमको कैलिब्रेशन करना चाहिए। जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं, वो 1/3 टॉलरेंस का लिस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट ही यूज करना चाहिए। ऐसा आईएएजी का मैनुअल भी कहता है, जो कि आईएटीएफ एंड आईएसओ में फॉलो होते हैं। वर्ड वाइज
तब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे रहने के लिए सेम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें 1/10 लिस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट यूज करना है और उसका कैलिब्रेशन ऑपरेटिंग रेंज के बीच में 3 पॉइंट होने चाहिए। अभी हम बात करेंगे एक्यूरेसी की और प्रिसीजन। हम सपोज वी वर टू डिवाइड द 1000, अगर मेरे को 1000 रुपीज को 3 पीपल में डिवाइड करना है, उसके तरीके हैं ए गेट 330, बी गेट 330, सी गेट 340। तो इसके अंदर जो एरर आया, हम इसको और ज्यादा विजिबल रखेंगे। ये एक्चुअली हर चीज पिक्टोरियल व्यू में होता है तो जल्दी समझ में आता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं 4 फिगर दे रखे हैं। फर्स्ट रो में अगर आप जाएंगे तो नॉन एक्यूरेट, मतलब मेरा टारगेट है, जो आप ब्लैक देख रहे हैं सेंटर में, वो मेरा टारगेट है और मेरी वैल्यूज कहाँ आ रही हैं। तो ए मीन्स एक्यूरेट है, पी मीन्स प्रिसीजन। तो मेरा ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो मेरा एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट सेंटर में चाहिए और मेरी वैल्यूज कहाँ आ रही। सेकंड वाला अगर हम देखें तो ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। जो मेरी वैल्यूज है उसकी रिपीटेबिलिटी है, मतलब मैं अगर उसको बार बार चेक कर रहा हूँ तो ये आसपास ही। अगर मैं थर्ड वाला सेकंड रो के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो एक्यूरेट, इसमें सेंटर के आसपास ही सारे हैं। हमने देखा है बचपन में हमने एक बिल निकली जाती है और हम बोर्ड पे टारगेट होता है, हम उसको गेम खेलते हैं। तो ये उसी से ही कोरिलेट किया गया है कि जो हम रॉकेट, हम उसे बोलते थे कि रॉकेट को हम हिट कर रहे हैं अपने टारगेट पर, तो वो किस टाइम हो रहा है, या तीर कमान हम देखते हैं कि वो हम टारगेट के कितने नजदीक है। अगर मैं 5 टाइम कर रहा हूँ तो 5 टाइम में उसके अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है और टारगेट की कितनी क्लोज है। जो फोर्थ एग्जांपल है इसके अंदर सारे पॉइंट मेरे टारगेट के आसपास हैं। इट मींस ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ प्रिसीजन एंड दी एक्यूरेसी का। सेम एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, इसमें डबल सर्कल है और बीच में टारगेट का है। तो सेम एग्जांपल इसका है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, थर्ड नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज, एंड लास्ट जो एग्जांपल है इसके अंदर सारे के सारे टारगेट के अंदर है, वो एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है। जो हमने पहली वाली स्लाइड दिखाई थी, अगर आपको, जो हमने 1000 रुपीज को कंट्रीब्यूट किया था 330, 330 एंड 340, उसमें जो वेरिएशन था 10 का था, और हमने जो इसमें लेके चले हैं एक्यूरेट एंड प्रिसाइज में, ए को हमने गेट किया 333, सेकंड को बी को भी 333, फोर्थ सी को 334। इट मीन्स ये मोर एक्यूरेट है और मोर प्रिसाइज है। एक्यूरेसी डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व मेजरमेंट एंड द एक्चुअल, जो एक्चुअल मेजरमेंट है और ऑब्जर्व मेजरमेंट है, दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। प्रिसीजन variation that occur when the measuring the same part with the same instrument and the same pressure. Then basically it is the difference between the accurate and the precise. आज हम जो बात करेंगे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के अंदर कितने टाइप के एरर्स आ सकते हैं, कितने टाइप के एरर होंगे, जिसको कि हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे आपसे। और हर एक के गैप को, जो उसमें वेरिएशन है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू द फिशबोन डायग्राम, बाई या एंड द अदर मेथड। देन एक्शन लेंगे, फिर उस एक्शन का वैलिडेट करेंगे। एक्शन के वैलिडेट भी सिमुलेशन टेस्ट करके चेक करते हैं क्या रियल में वो मेरा रूट कोज है। तो हम बात करते हैं बाइस की। बाइस, उसके बाद लीनियरिटी, थर्ड थिंग स्टेबिलिटी, फोर्थ इज रिपीटेबिलिटी, 5 इज
चीप रिड्यूसिबिलिटी। मेजरमेंट सिस्टम के अंदर ये 5 टाइप के एरर्स में मिल सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बायस की। बायस बेसिकली है क्या? डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एवरेज ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू ऑन द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द सेम पार्ट। बेसिकली बायस है क्या? जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो मैं चेक कर रहा हूं, और रेफरेंस वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस जो कहलाता है वो बायस कहलाता है। A measure of the systematically error of the measurement system. It is the contribution of total error comprised of the combined effect of the all source of variation known and unknown. कुछ तो हमें पता होते हैं किस वजह से एरर आया, कुछ जिसको हम नहीं भी जानते उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ में क्लियर दिखाया गया ये रेफरेंस वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड द बायस। लीनियरिटी बायस जो हमने देखा ये एक सिंगल पॉइंट पर है। अगर मेरा 0 से 150 mm है तो मैंने एक पॉइंट पे जो बायस चेक करा दैट इज कॉल्ड बायस। और लीनियरिटी अगर हम मोटी मोटी भाषा में कहें कि बायस ऑन द फुल ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड द लीनियरिटी। द डिफरेंस इन द बायस वैल्यूज थ्रू द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द इक्विपमेंट। अगर मैं इक्विपमेंट की फुल रेंज पर करता हूं दैट इज कॉल्ड द लीनियरिटी। दिस इज द चेंज ऑफ बायस विद रिस्पेक्ट टू साइज। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ऑपरेटिंग जो रेंज है उसके अंदर कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए कहा था? इसीलिए कहा था कि इसमें हम डिफरेंट अपने जो मेरे ऑपरेटिंग रेंज है 24, 29, 35, 40, 45 लाइक हर एक ऑपरेटिंग रेंज पर मैं उसकी बायस को कैलकुलेट करूंगा। सपोज मैं एक इंस्ट्रूमेंट लेता हूं, जिस इंस्ट्रूमेंट में मैं 5 से 6 डायमेंशन चेक करता हूँ, तो उसमें मेरे को पता होना चाहिए जो भी मैं डायमेंशन चेक कर रहा हूँ उस डायमेंशन पे कितनी बायस है। तो उसको हम टोटल ऑपरेटिंग रेंज पर जब हम उसको यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द लीनियरिटी। इसके बायस एंड लीनियरिटी के बारे में हम लेटर कुछ एग्जांपल, कुछ फॉर्मेट के साथ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लियरली हमको पता होना चाहिए इस ट्रेनिंग की एंड में कि हमको इस सब के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए जिसको कि हम आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। लीनियरिटी पहला जो है आप एग्जांपल देख रहे हैं बायस का, इसके अंदर नो लीनियरिटी एरर, एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है। मेरे को जो मेरी रेफरेंस वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी और ऑब्जर्व वैल्यू है उसके अंदर कोई भी अगर गैप नहीं है देन ये आएगा स्ट्रेट लाइन इसमें आ रही है। बायस के अंदर केवल एक पॉइंट आता है क्योंकि मैंने इसमें फुल ऑपरेटिंग रेंज पर इसको चेक कर रहा हूँ, देन नो लीनियरिटी है। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड के अंदर कांस्टेंट लीनियरिटी आ रही है। अगर मैं 0 पे कर रहा हूँ तो उसमें भी प्लस की साइड जा रही है, 25 पर, 50 पर, 75 पर, 100 पर, 125 and 150, then that is called the constant linearity। नॉन लीनियर थर्ड जो एग्जांपल देख रहे हैं आप, इसके अंदर नॉन लीनियर आ रहा है कि इसका बिहेव पता नहीं लग रहा है, कभी प्लस में भी है कभी माइनस में भी है, तो that is called the नॉन लीनियर, जिसमें भी कि हमको एक्सेप्शन नहीं हो रहा कि मेरा किसी पॉइंट पर कम है किसी पर ज्यादा है। तो ये मेरा लीनियरिटी का एग्जांपल हुए, उससे पहले बायस का। उसके बाद आते हैं हम स्टेबिलिटी। व्हाट इज द स्टेबिलिटी? टोटल वेरिएशन इन द मेजरमेंट ऑब्टेन्ड विद द मेजर्ड सिस्टम ऑन द सेम मास्टर रखेंगे, सिंगल डायमेंशन को रखेंगे। स्टेबिलिटी
over and the extending time period. स्टेबिलिटी बेसिकली टाइम टू टाइम इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। तो उस इन्वायरमेंट के इफेक्ट में मॉइस्चर, टेम्परेचर का उस इंस्ट्रूमेंट पे, मेरे मेजरमेंट सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या चेंज तो नहीं हो रहा ओवर ए टाइम। तो उस केस में हम ये स्टडी भी करते हैं। ये लॉन्ग टाइम स्टडी है, क्योंकि सेम मास्टर रखते हैं और सेम इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और सेम ही डायमेंशन चेक करते हैं। सपोज समर सीजन में कुछ और आ रहा है और बारिश में कुछ और है और विंटर में कुछ और है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मेरे को 1 ईयर का डाटा बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मौसम में इतने चेंजेस होते हैं। तो इसको मैं क्वार्टर वाइज कर सकता हूँ। स्टेबिलिटी डाटा के लिए मेरे को टाइम का मतलब लॉन्ग टाइम एक्टिविटीज है। फोर्थ हम बात करेंगे रिपीटेबिलिटी की। बेसिकली रिपीटेबिलिटी है क्या, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, रिपीटेबिलिटी। रिपीट, अगर मैं एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लेता हूं और एक ही अप्राइजर लेता हूं और सेम मेरा पार्ट है, उसको बार बार चेक करना, मतलब डिफरेंट टाइम उस मेजरमेंट को करना, तो उसके अंदर जो गैप आता है, वेरिएशन आता है, दैट इज कॉल्ड द रिपीटेबिलिटी। सेम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, सेम अप्राइजर, सेम पार्ट एंड सेम डायमेंशन, जब मैं उसको बार बार रिपीट चेक करता हूं, उसके अंदर जो वेरिएशन आता है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेबिलिटी एंड इट इज आल्सो डिनोटेड बाय ईबी। ई का मतलब है इक्विपमेंट वेरिएशन। रिपीटेबिलिटी इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ए इक्विपमेंट वेरिएशन, although this is misleading। इसको हम चेक करते हैं बार बार, तो इससे मेरे को पता लगता है कि इक्विपमेंट में वेरिएशन कितना आता है। संसार में कोई भी चीज है बिना वेरिएशन तो नहीं होती, सम वेरिएशन तो उसके अंदर रहता है। अगर मैं उसके वेरिएशन को कैच नहीं कर पा रहा, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, इट मीन्स जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिस्ट काउंट और कम होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं ना 1 ईयर में 0.2 पड़ रहा है, अगेन देख रहे हैं 0.2, लेकिन जब हम उसको माइक्रोमीटर से चेक करते हैं तो उसके अंदर क्या रीडिंग आती है 0.2 की 0.17, 8.179 लाइक दिस। तो इट मीन्स उसमें वेरिएशन तो था, लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट उसको पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं था, रीड आउट नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बिना वेरिएशन के होगी, वेरिएशन तो होगा। अगली बात करते हैं हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी की। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स आज कोई भी चीज मैं चेक कर रहा हूं, मान लो मैं इंस्पेक्टर ए हूं, बाद में कोई दूसरा इंस्पेक्टर चेक कर रहा है, इंस्पेक्टर बी, एंड थर्ड इंस्पेक्टर चेक कर रहा है, इंस्पेक्टर सी। जो वेरिएशन सेम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए, मेजरिंग सेम डायमेंशन, सेम पार्ट को करते हुए जो मैन टू मैन वेरिएशन आता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अप्राइजर है, अगर वो चेक कर रहा है, आप देख रहे हैं तो ग्रीन में आ रहा है, ग्रीन मीन्स इट मीन्स ये दिखा नहीं रहा कि ओके, बट इसकी डाटा को हमने इस कलर से डिनोट किया है। सेकंड अप्राइजर कर रहा है बी, तो उसकी ये लाइन आ गई, थर्ड कर रहा है तो उसकी सेंटर वाली लाइन आ गई। तो इन दोनों के बीच में, तीनों अप्राइजर के अंदर जो वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। दोनों को मिला के हमने अभी रिपीटेबिलिटी देखा एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखा, दोनों को मिला के एक नाम दिया गया है गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जैसा कि आप देखते हैं जीआरआर के नाम से ये प्रचलित है। हम लोग अगर देखें जीआरआर कितनी आ रही है, अगर कोई कस्टमर ऑडिट के लिए आता है
या इंटरनल ऑडिट होती है, वो पूछते हैं ये इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है, इसकी GRR कितनी है? The estimate of the combined variation of the reproducibility and repeatability is called the GRR. GRR is the variation equal to the sum of the within the system between the system variation. GRR means repeatability and reproducibility दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो मेरे को GRR मिलता है. Just a minute. अभी हमने बात किया GRR का. प्रैक्टिकली वे में भी इसको हम देखेंगे क्या कर GRR, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू मैनेज. अभी हमने पहले 22 को देखा था. 22 के अंदर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैंने जिक्र किया था जो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू है और रेफरेंस वैल्यू या ट्रू वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस इज 22. लेकिन वो ट्रू वैल्यू कैसे चेक करेंगे? भाई स्लिप गेज ले लिया, लोग वो क्या करते हैं, स्लिप गेज ले लिया, स्लिप गेज लेने के बाद उसमें 5 की डायमेंशन पर मैंने 22 को कैलकुलेट कर दिया. नहीं, स्लिप गेज इट इज ठीक है, लेकिन स्लिप गेज के अंदर करेंगे तो मेरे को वेरिएशन का पता नहीं है. इसमें टोटली क्या करना चाहिए, जो मेरा रियल में पार्ट चेक करना है उसी पर ही 22 को कैलकुलेट करना है. अब उस पर 22 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस पर 22 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने का भी तरीका है. उसको हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो जो मेरा एक्चुअल में प्रोडक्शन का आइटम है जिसमें मैंने मार्क कर लिया, सपोज मेरे को इसकी एक डायमेंशन है x, उसको मेरे को चेक करना है, तो उसी की रेफरेंस डायमेंशन कैसे बनूंगा, ट्रू वैल्यू कैसे बनाएंगे? तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका है कि या तो उससे प्रिसाइज और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से उसको 20 टाइम्स चेक करो. ट्रू वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू किस तरह से हम निकालेंगे? अगर सपोज मैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं वो 0.01 लिस्ट काउंट का है, तो उसकी रेफरेंस वैल्यू निकालने के लिए मेरे को 1 माइक्रोन वाले इंस्ट्रूमेंट से उसकी वैल्यूज को 20 टाइम्स चेक करूंगा. 20 टाइम्स एक्यूरेट मतलब लैब में जाके चेक करूंगा. एक्चुअल उसकी रेफरेंस वैल्यू को निकालने के लिए उसका एवरेज लूंगा. एवरेज जो निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड दी ट्रू वैल्यू. बहुत से केसेस में कहते हैं कि सर ऐसा है कि हमारे पास उससे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर से ही मैं ऑब्जर्व वैल्यू कर रहा हूँ क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है. तो उसको क्या करेंगे, सपोज कोई स्पेक्टर चेक कर रहा है तो उससे स्टैंडर्ड रूम वाले इंजीनियर से चेक कराएंगे, 20 टाइम्स चेक कराएंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट से चेक कराएंगे, देन वी कैलकुलेट द रेफरेंस वैल्यू. तो रेफरेंस वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे 22 के अंदर? ये पता लगा कि इंडिपेंडेंट सैंपल मेथड क्या है. रेफरेंस स्टैंडर्ड जो मैं बोल रहा था, सैंपल पीस, प्रोडक्शन पार्ट, सिमिलर अदर कंपोनेंट एंड मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड, ये भी हम यूज करते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड या रेफरेंस वैल्यूज को निकालने के लिए. सैंपल पार्ट ले लिया या प्रोडक्शन का पार्ट, ज्यादातर कोशिश ये करना है कि हमें प्रोडक्शन का पार्ट ही लेना चाहिए. आइडेंटिफाई, जो कि अभी पहले मैं बात कर रहा था, आइडेंटिफाई द मेजरमेंट लोकेशन. रेफरेंस वैल्यू निकालने के लिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ विद इन द पार्ट वेरिएशन, मेजर द पार्ट एंड ग्रेटर देन 10 टाइम्स का बोलते हैं, लेकिन 20 टाइम्स अगर हम करते हैं तो इट इज बेटर. आज के स्टैंडर्ड में वो 20 टाइम्स लिया जाता है. स्टैंडर्ड रूम या टूल रूम में करेंगे हम मेजरमेंट. मैंने बोला ना स्टैंडर्ड लैब में करेंगे, तो इट मीन्स स्टैंडर्ड रूम में या टूल रूम में करेंगे.
with the measurement equipment of the better accuracy. बेटर एक्यूरेसी अगर सेम लिस्ट काउंट का उससे कम लिस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को स्टैंडर्ड रूम के जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है उसको लेंगे हम यूजिंग दी स्टैंडर्ड मेजरमेंट मेथड। उसका मेथड क्या होना चाहिए, उसी मेथड से यूज करेंगे। इट इज फॉर दी रेफरेंस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम अभी रेफरेंस वैल्यू ही जो लेते हैं वही गलत, अगर मेरी ठीक नहीं है तो उस केस के अंदर क्या हुआ, जो मेरी बाइस है एक्चुअल बाइस निकल के नहीं आई। तो एक्चुअल बाइस कैलकुलेट करने के लिए इस चीज का मुझे विशेषकर ध्यान रखना है। कैलकुलेट द एवरेज, यूज दी दिस एवरेज इज रेफरेंस वैल्यू। तो टोटली रेफरेंस वैल्यू को हमारे कैलकुलेट करने का ये तरीका होना चाहिए, यही मेथड हमको अडॉप्ट करना चाहिए। डाटा कलेक्शन, किस तरह का डाटा हम कलेक्शन करते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल मेथड कौन सा है, मेजरमेंट द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑन द मार्क लोकेशन। हम क्या करते हैं कि यार इसकी हाइट ही तो चेक करनी है या इसके डाया तो चेक करना है। अगर उस डाया में ओवल्टी है तो जिस समय मैं बायस कैलकुलेट करूंगा तो किस में कैलकुलेट होगी, वो आपका सारा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बायस का। तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर मार्क लगा देते हैं जिस पॉइंट पर हम डाया को रेफरेंस वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं और ऑब्जर्व वैल्यू के लिए भी चेक करेंगे। सेकंड, अंडर नॉर्मल मेजरमेंट कंडीशन रूटीन मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज होंगे, रूटीन ऑपरेटर, रूटीन मेथड, रूटीन एनवायरमेंट कंडीशन को यूज करेंगे। इट विल बी n इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स, बट इसको हम कितनी बार चेक करेंगे, 20 टाइम्स। ग्राफिकल एनालिसिस, प्लॉट द डाटा और हिस्टोग्राम पर हम इसको प्लॉट करेंगे। हिस्टोग्राम में अगर मैंने एसपीसी के अंदर थोड़ी सी जानकारी है तो इसके अंदर हिस्टोग्राम किस शेप का बनना चाहिए, बेल शेप। बेल देखे ना, घंटी की तरह की शेप होनी चाहिए इसके अंदर। मंदिर में जाते हैं घंटा लगा हुआ होता है तो बेल शेप होगा, इट मीन्स वो कंट्रोल है, बेल शेप में होना चाहिए। अगर उसमें बेल शेप नहीं है कोई, इट मीन स्पेशल कॉजेज है। एसपीसी में आपने देखा होगा स्पेशल कॉजेज एंड कॉमन कॉजेज। द कॉमन कॉजेज गॉड नोज, बट स्पेशल कॉजेज को हम लोग जानते हैं, जो हमारे मैन मशीन मटेरियल मेथड की वजह से आते हैं, जिसको कि हम आइडेंटिफाई करके दूर करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फिशबोन डायग्राम, देन सिमुलेशन टेस्ट, then action decided, action validate, then horizontal development. If yes, then identify and remove the cause, then recollect the data and reanalysis. सारे स्पेशल कॉजेज को दूर करके, रिमूव करके, किल करके फिर हमको दोबारा डाटा को कलेक्ट करना है और उसको री एनालिसिस करना है। इफ नॉट तो परस्यूट टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। अगर ये नहीं है तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के द्वारा हमें इसको सोल्व करें। जब हम बायस को, आजकल सारे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, बायस को हम सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं और ये इसकी एवरेज निकालने का तरीका है। कंप्यूट द एवरेज ऑफ द एन रीडिंग एज 1 to n, then divide by n, then we calculate the average and compute the bias। उस एवरेज से जो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू है और जो मेरी रेफरेंस वैल्यू है, दोनों को डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे और ये मेरी एवरेज वैल्यू है। डिसीजन, checking the bias is significant या not significant. Select the x max and x minimum from the data, computize the repeatability and divide by d2 star। इससे मैं कैलकुलेट करके सिग्मा रिपीटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे बाइस को। सेकंड मेथड है
जो मैं 22 को कैलकुलेट करूंगा। 22 है क्या? एक सिंगल पॉइंट में 22 कहते हैं। लीनियरिटी में भी क्या है? ऑपरेटिंग रेंज, थ्रू आउट दी ऑपरेटिंग रेंज, उसके अंदर मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? तो उसके अंदर अगर आपने एसपीसी पढ़ा है, एसपीसी में कंट्रोल चार्ट, तो उसमें अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं। सेम एज इट इज लीनियरिटी के केस के अंदर में इसको मैं कंट्रोल लिमिट ना बोल के लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड बोलते हैं। लोअर बाउंड एल, इट इज कैलकुलेट बाय दिस फार्मूलाज। इससे मैं लोअर बाउंड को कैलकुलेट करूंगा और अपर को कैलकुलेट करूंगा। इसमें जो आप D2 देख रहे हैं, D2 और D2 स्टार, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये आपको टेबल से, एमएससी का जो मैनुअल है उससे आपको मिल जाती है। अगर मेरा जो मेरी कैलकुलेशन है वो जीरो बिटवीन दी यू एंड एल, जब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे अपर बाउंड एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, तो जीरो इनके बीच में लाई करना चाहिए। अगर दोनों ही प्लस में आ रहे हैं, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, दैट इज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एल एंड यू के बीच में जीरो लाई करना चाहिए। अगर जीरो लाई कर रहा है इट मीन्स इट इज एक्सेप्टेबल। भाई हमको पता होना चाहिए कि मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों निकालूंगा और जिससे मैं कैलकुलेशन करूंगा। जो अपर बाउंड है और लोअर बाउंड है, अगर दोनों प्लस साइड है तो भी दिक्कत है और दोनों माइनस साइड है तो भी दिक्कत है। एक प्लस साइड होना चाहिए, एक माइनस साइड होना चाहिए, इट मीन्स इट इज एक्सेप्टेबल। Linearity, this is the change of the bias with respect to size throughout expecting range। इसके लिए मैं क्या करूंगा? लीनियरिटी के लिए इसमें 5 पार्ट लूंगा कवरिंग दी फुल रेंज। जो मेरी ऑपरेटिंग रेंज है वो मेरी पूरी कवर होनी चाहिए और 5 पार्ट जो मैंने लिए उनको मार्क किया सेम 22 की तरह 5 पॉइंटों पर, और उसको 10 टाइम्स मैं कैलकुलेट करूंगा, मिनिमम 10 या 20 टाइम उसको कैलकुलेट करूंगा। उसे मेरे को टोटली हर पॉइंट का 22 निकल के आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द लीनियरिटी। मेजर द ईच पार्ट, इट इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑन द सब्जेक्ट बाय द गेज वन ऑफ द ऑपरेटर हु इज नॉर्मली यूज। बेसिकली हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए? लाइन पे जो काम कर रहा है वो इंस्पेक्टर काम कर रहा है या सुपरवाइजर काम कर रहा है या ऑपरेटर चेक कर रहा है, और लीनियरिटी कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं उनको? नहीं, ये रॉन्ग मेथड है। जो उसको यूज कर रहा है अप्राइजर उसी को ही चेक करना है। तो मैंने 5 पार्ट ले लिए जो कि ऑपरेटिंग रेंज को पूरे को कवर कर रहा है और उसको 10 टाइम मिनिमम मैंने उस द्वारा चेक किया और उसके डाटा को कलेक्ट किया। डाटा को कलेक्ट करने के बाद मैंने इसे 22 कैलकुलेट किया, एवरेज निकाला, प्लॉट द इंडिविजुअल बाइसेस and the bias averages with respect to the all references value on the linear graph। linear graph पर मैं इसको कैलकुलेट करके रखूंगा। कैलकुलेट द टोटल बाइस एवरेज, टोटल बाइस जो जितना मेरा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट प्लॉट द बेस्ट फिट लाइन एंड कॉन्फिडेंट बैंड, इसके अंदर 2 बैंड दिखाई देंगे और बेस्ट फिट लाइन निकल के आएगी। हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है ना, y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो इसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। x एंड y रेफरेंस, x जो है रेफरेंस वैल्यू है, y बाइस एवरेज है। ये फार्मूला मैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए लगाऊंगा, स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा। हमें अगर याद है तो लाइन में हमने पढ़ा है ना, लाइन की क्वेश्चन, उसमें स्लोप को हम m से डिनोट करते थे, b इज इक्वल टू बाई माइनस ax। ये मैं इससे लीनियरिटी को कैलकुलेट करेंगे
प्लॉट द बाइस ऑन द जीरो लाइन। लीनियरिटी एक्सेप्ट कब होगी? जब बाइस मेरी जीरो होगी। अब इसमें अलग अलग पॉइंटों पे जो बैंड में आएगा, तो इसमें जो मेरी बेस्ट फिट लाइन है, ये दोनों बैंडों के बीच में से पास होनी चाहिए, देन इट इज एक्सेप्टेबल। द बाइस इज इक्वल टू जीरो लाई internally within the confident band on the fitted line. It means ये मेरा linearity determine करने का मेथड होगा। Stability, total variation in the measurement obtained with the measurement system, same part same master रखेंगे क्योंकि पीछे भी क्लियर था। सिंगल डायमेंशन को चेक करेंगे, एक्सटेंड दी टाइम पीरियड। तो स्टेबिलिटी का ग्राफ हम अलग अलग टाइम पीरियड का प्लॉट करेंगे और इसमें गैप है तो उसको चेक करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म पे करना है तो मैं सब ग्रुप साइज को डिसाइड करूंगा, सब ग्रुप फ्रीक्वेंसी, कलेक्ट द डाटा फॉर दी 20 to 25 सब ग्रुप, एक्स बार आर चार्ट पर इसको प्लॉट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अगर मेरा मेजरमेंट सिस्टम स्टेबल है तो एक्सेप्टेबल है, अगर इसके अंदर ये स्टेबल नहीं है और एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर इसके रूट कॉज एनालिसिस पे जाएंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट जो भी एक्शन है, एक्शन को डिसाइड करते हुए उसको अगेन उसको स्टडी करेंगे। बेसिकली स्टेबिलिटी बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसे बाइस एंड लीनियरिटी ज्यादातर जीआरआर हर कंपनी के अंदर सिस्टम को जो फॉलो करते हैं वो यूज करते हैं, और जो सिस्टम भी फॉलो नहीं करते उनको भी पता होना चाहिए कि हमको स्टेबिलिटी, लीनियरिटी, आर एंड आर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आर एंड आर, average and the range method and the approach which they provide the estimate of the both repeatability and the reproducibility for the measurement system। अब हम इसमें आर एंड आर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका मेथड देखेंगे। एवरेज एंड रेट, सेलेक्ट द सैंपल साइज इट ग्रेटर देन 5। अब मेरे को रिपीटेबिलिटी एक चीज दिमाग में आती है कि कितने अप्राइजर होने चाहिए मिनिमम, कितने पार्ट होना चाहिए और कितना ट्रायल होना चाहिए। अगर मैं अकेला करता हूं, अगर मैं एक अप्राइजर लेता हूं तो क्या अप्राइजर टू अप्राइजर वेरिएशन आ सकता है? नहीं। तो इट मीन्स मिनिमम 2 अप्राइजर मेरे को चाहिए। ट्रायल, अगर मेरे को अपनी रिपीटेबिलिटी देखनी है तो मिनिमम 2 तो चाहिए, तो इट मीन्स मिनिमम 2 ट्रायल 2 अप्राइजर होने चाहिए, और हम इसमें 10 पार्ट का लेते हैं जिससे कि मेरे को ओवरऑल आर एंड आर का पता लगता है। मतलब पूरे प्रोसेस के बारे में जो आर एंड आर है वो मेरे को पता करने के लिए अगर कोई टिपिकल चेकिंग है सीएमएम के द्वारा तो हम 5 पार्ट को ले सकते हैं, वरना हम क्या करते हैं कि 3 ट्रायल और 3 अप्राइजर होने चाहिए यूजिंग द डाटा ऑफ द कलेक्शन सीट। और जो मैं जिससे चेक करा रहा हूं अप्राइजर से, उनको उसके बारे में, पहली रीडिंग के बारे में पता नहीं होना चाहिए। यूजिंग द कलेक्शन डाटा सीट होनी चाहिए, नॉर्मल मेजरमेंट, और रैंडम ऑर्डर में देना, पहले पहला नंबर दे दिया फिर 6 नंबर दे दिया। नंबरिंग इस तरह से हो कि सामने वाले को पता ना लगे। यूजिंग द ब्लाइंड मेजरमेंट प्रोसेस यूज करना चाहिए। अब मैंने पार्टों को चेक करा लिया, रीडिंग आ गई, तो उनकी एवरेज निकालेंगे। मैं इसमें एक सीट दिखाऊंगा, सीट में हम पता लगाएंगे किस किस तरह से इसको हम, इसमें मैं प्राइजर के वेरिएशन को और टोटली सारा चेक करेंगे। इसके बाद मैं एक सीट को दिखाऊंगा आपको, उस सीट के अंदर किस तरह से सारे प्राइजर वेरिएशन, इक्विपमेंट वेरिएशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर मैंने 10 रीडिंग ले ली, 3 टाइम ले ली, तो 4th रो के अंदर क्या आएगा और 9th और 14 के अंदर तीनों का क्या आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। तीनों पार्ट की 10 टाइम्स कितनी रिपीटेबिलिटी आई है और कितनी उसके अंदर वेरिएशन आया है।
इस सीट को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सेल वाली सीट के साथ दिखाने के साथ साथ। मेरा ये सारा निकल के आ गया, तो उसके अंदर जो इक्विपमेंट वेरिएशन का फार्मूला है आर, जो मेरी रेंज आई है आर इंटू K1। K1 क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल के लिए कांस्टेंट है। अगर मैं 2 ट्रायल का यूज करूंगा तो 0.8862 और 3 ट्रायल के लिए 0.5908। तो मेरा इक्विपमेंट वेरिएशन निकल के आ गया। अब जब मैं अप्राइजर वेरिएशन एवी निकाल रहा हूं, तो एवी में साथ में जब मैं इक्विपमेंट वेरिएशन के बाद अप्राइजर वेरिएशन को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसमें इनबिल्ट रिपीटेबिलिटी जो इक्विपमेंट वेरिएशन है वो उसके अंदर है, तो उसको मैं माइनस करूंगा तो टोटल मेरा अप्राइजर वेरिएशन सेपरेट आ जाएगा। जीआरआर निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके, होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो मेरी जीआरआर कैलकुलेट हो जाएगी। और पार्ट वेरिएशन निकालने के लिए आरपी इंटू K3 इज कांस्टेंट है, पार्ट वाइज जितना मैं पार्ट ले रहा हूँ उसका मैं पार्ट वेरिएशन निकाल लूंगा, और टोटल वेरिएशन जो मेरा है जीआरआर प्लस पार्ट वेरिएशन का स्क्वायर रूट है, इससे मेरा टोटल वेरिएशन निकल के आ जाएगा। आर एंड आर, जो मेरी आर एंड आर कैलकुलेट होगी, एक्चुअली ये सेशन थोड़ा छोटा है, इस सेशन के अंदर हम मोटा मोटी लेके चलते हैं कि इसके अंदर आर एंड आर निकालना, आजकल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे ही आप डाटा रखते हैं आपका ईवी और एवी कैलकुलेट हो जाती है, वरना आप एक्सेल में भी इसको बना सकते हैं। और इसका मैनुअल के अंदर क्लियर सारे फॉर्मेट भी दिए हुए हैं कि हम किस तरह से इसकी रीडिंग डालेंगे और किस तरह से उनकी एवरेज एंड रेंज कैलकुलेट होती है, और ये फार्मूले सारे लगे हुए थे। अब मैंने आर एंड आर निकाल ली। अब आर एंड आर जो मेरी आई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, ये मेरे को पता होना चाहिए। ईवी परसेंटेज निकाल ली 100, ईवी बाई टीवी, एवी बाई टीवी, तो मेरा इक्विपमेंट वेरिएशन आ गया, अप्राइजर वेरिएशन आ गया, जीआरआर। इसके अंदर एक चीज और बढ़ आता है एनडीसी। एनडीसी निकालने के लिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज क्या है, ये 1.41 है। एनडीसी जो आनी चाहिए 1.41 इंटू में पीवी अपॉन जीआरआर, इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, ये 5 से ज्यादा होनी चाहिए। आखिर ये एनडीटी है, एनडीसी है क्या, बेसिकली एनडीसी है क्या, एनडीसी में जितना प्रोसेस का वेरिएशन मैं सारा लूंगा पूरी ऑपरेटिंग रेंज के अंदर, 5 कैटेगरी मिनिमम ये कहता है प्रोसेस का वेरिएशन कम से कम 5 कैटेगरी का होना चाहिए। अगर मैंने सिंपली एक ही प्रोसेस में एक ही टाइम का वेरिएशन उठा लिया तो एनडीसी उसकी 5 से कम आएगी, 1 के आसपास आएगी। 2 कैटेगरी का उठाया तो 2 से ऊपर आएगी, 3 का उठाया तो 3। तो पूरे सिस्टम में अगर मेरे को जीआरआर कैलकुलेट करनी है तो 5 कैटेगरी का डाटा इसमें होना चाहिए, उसमें ईच फैक्टर का कंट्रीब्यूशन सारा निकल के आना चाहिए। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अगर मेरा मेजरमेंट सिस्टम लेस देन 10 है इट मीन्स ये एक्सेप्टेबल है। अगर मेरी जीआरआर 10 से कम आ रही है और एनडीसी 5 से ज्यादा है, इट मीन्स मेजरमेंट सिस्टम मेरा ओके है। उसके लिए मैं एसपीसी में इस मेजरमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में मैं इस मेजरमेंट सिस्टम का यूज कर सकता हूँ। अगर मेरा जीआरआर 10 और 30 के बीच में है तो ये एक्सेप्टेबल है, मे बी एक्सेप्टेबल विद द जस्टिफिकेशन, कस्टमर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अगर 30 से ऊपर है तो उसको मैं एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मेजरमेंट सिस्टम को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके अंदर जब हम इस आरआरआर कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर हम 2 ग्राफ प्लॉट होते हैं, एक एवरेज, एवरेज मीन्स जो मैंने एक अप्राइजर का, ए अप्राइजर की 10 टाइम रीडिंग ली है, 10 पार्ट की 3 टाइम रीडिंग ली है, टोटल 30 रीडिंग आ गई, तो इसकी 10 एवरेज आ गई और 10 रेंज आ गई।
इसको जब मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ पर, जो कि आप एसपीसी में यूज करते हैं एक्स बार एंड आर चार्ट, दोनों में प्लॉट करूंगा, तो इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि जो मेरा एक्स चार्ट है, एवरेज चार्ट है, उसके अंदर जो मेरी प्लॉटिंग है मोर देन 50% पॉइंट शुड बी आउट ऑफ लिमिट, दिस इज shows दिस प्रोसेस इज एक्सेप्टेबल। अब आप कहेंगे कि हर जगह तो कंट्रोल लिमिट के अंदर कहते हैं, इसके अंदर रिवर्स क्या? रिवर्स इसलिए है कि मेरा जो पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस का वेरिएशन मैंने नोट किया है, लिया है प्रोसेस के वेरिएशन को। एंड रेंज वाले ग्राफ के अंदर मेरे को क्या करना है, रेंज वाले ग्राफ के अंदर सेम फॉर्मूला जो मैं एसपीसी में करता हूं, कोई भी पॉइंट लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड दी आर एंड आर कैलकुलेशन फॉर दी वेरिएबल डाटा। एट्रीब्यूट का भी हम आगे आपके साथ शेयर करते हैं। मैं बस 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक लूंगा पानी पीने के लिए। हेलो। इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए किया था, इसमें मिनिमम 5 क्यों मांगी गई है? द सिस्टम कैन बी यूज्ड टू डेवलप द कंट्रोल चार्ट और द प्रोसेस पैरामीटर। सारे के सारे प्रोसेस का जो वेरिएशन है वो उसमें अडप्ट होना है। इफ एनडीसी की एक वैल्यू रहेगी, कैन बी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंफर्मेंस वर्सेस नॉन कंफर्मेंस। तो एनडीसी की वैल्यूज मेरी 5 रहनी चाहिए, ग्रेटर देन 5। अब इसके अंदर मैंने रिप्रोड्यूसिबिलिटी अगर ज्यादा आ रही है तो उसके अंदर मेरे को कहाँ हिट करना है, फिर पता होना चाहिए ना। अगर मेरे यहाँ कोई इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, देन मैं कहाँ जाऊं? अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज लार्ज देन द रिपीटेबिलिटी, देन जो अप्राइजर है उसको ट्रेनिंग देनी है हाउ टू यूज द केस, ये इंस्ट्रूमेंट नीड द बेटर ऑपरेशनल डेफिनेशन, किस तरह का यूज करना है। बेसिकली इसके अंदर अगर ऐसा केस आता है तो मेरे को अप्राइजर को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या वो इंस्ट्रूमेंट को सही तरह रीड नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली अगर अप्राइजर में इशू है तो मेरे को 1 बाय 1 करके अप्राइजर पे ध्यान देना है। अगर मेरा रिपीटेबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो फर्स्ट मेरे को क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन रिकॉर्ड चेक करना है, क्या वो ऑपरेटिंग रेंज के पॉइंट पे है या नहीं है। रीडिजाइन दी गेज, गेज को रीडिजाइन करना है। इम्प्रूव द क्लैंपिंग, अगर कोई क्लैंपिंग वगैरह गेज में हो रही है तो उस क्लैंपिंग को इम्प्रूव करना है। एक्सेसिव विद इन द पार्ट वेरिएशन, पार्ट वेरिएशन को चेक करना है। तो ये मेरे को उस जगह हिट करना है। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट मेजरमेंट स्टडी। एट्रीब्यूट मेजरमेंट स्टडी जहां में डाटा टू टाइप, देयर आर दी टू टाइप ऑफ द डाटा, वेरिएबल्स डाटा एंड द एट्रीब्यूट डाटा। देन वेरिएबल डाटा जिसको हम मेजर करते हैं और स्केल पे रख सकते हैं। एट्रीब्यूट डाटा बेसिकली जिसमें हम गो नो गो, ओके एनजी करते हैं। तो इस केस में सब सोचते हैं कि यार इसमें क्या है, खाली केस डालना है, ओके तो ओके एनजी तो एनजी नहीं। इसमें एनालिसिस करना है। पहले स्टार्टिंग में एमएससी के मैनुअल में, अब जो लेटेस्ट 4th एडिशन चल रहा है AIAG का, तो बेसिकली इसमें क्या है, पहले हम 20 रीडिंग लेते थे, कुछ बैड पार्ट ले लिए, कुछ गुड पार्ट ले लिए, दोनों को चेक किया, ओके है तो ओके, एनजी तो एनजी। लेकिन नहीं, अभी कुछ क्या देखा गया, कुछ बॉर्डर लाइन के पीसेस जो हैं वो मेजर रिस्क होते हैं। बॉर्डर लाइन के पीसेस जैसे हम किसी को कहेंगे जो मेरा ओके तो है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, सपोज कोई डायमेंशन है 10.2 ± 0.1,
तो 10.1 से लेके 10.3 तक ये ओके है। अब वो आ रहा 10.298, बॉर्डर लाइन का केस आ गया, 10.302। इस टाइप के जो केसेस हैं उनको मैं किस तरह से स्टडी करता हूं, उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें 50 पार्ट लेंगे। उन पार्टों को लेने का क्या तरीका है, 1/3 पार्ट कंफर्मिंग होंगे, कंफर्मिंग मीन्स ओके पार्ट होंगे, 1/3 नॉन कंफर्मिंग पार्ट होंगे, जिसमें 1/3 मार्जिनली ओके होंगे और मार्जिनली नॉन कंफर्मिंग। इसमें मैं डाटा को जो लूंगा 1/3 तो कंफर्मिंग ओके पार्ट लूंगा, उसके बाद जो लूंगा 1/3 लूंगा जो ओके होंगे बट बॉर्डर लाइन के होंगे। अब बॉर्डर लाइन के भी कौन कौन से होंगे, दोनों बॉर्डर लाइन के, प्लस के भी और माइनस के भी, मतलब प्लस माइनस अपर बैंड के भी और लोअर बैंड के भी। ऐसे ही मैं नॉन कंफर्म बैड पार्ट लूंगा, जो बैड पार्ट तो होंगे लेकिन वो अपर के भी बॉर्डर लाइन पे होंगे और बॉटम के भी बॉर्डर लाइन पे होंगे। फिर मैं उसको मार्किंग करूंगा, नोट डाउन द करेक्ट मेजरमेंट एट्रीब्यूट, डिसाइड द नंबर ऑफ द अप्राइजर एंड नंबर ऑफ ट्रायल एंड कंडक्टर। इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, जो ऑपरेटर यूज कर रहा है, जो स्पेक्टर यूज कर रहा है, हमको उन्हीं को ही चूज करना है। और उन ऑपरेटर को इसका पता नहीं होना चाहिए कौन सा बैड और कौन सा ओके पार्ट। आउटकम क्या आएंगी, करेक्ट डिसीजन क्या होगा भाई, जो गुड पार्ट है उसको उसने गुड बताया, बैड पार्ट है बैड बताया, ये मेरे करेक्ट डिसीजन होंगे ना। एंड रॉन्ग डिसीजन क्या होंगे, गुड पार्ट है उसको उसने बैड बता दिया, गुड पार्ट को बैड बता दिया। उसको हम किससे नोट करते हैं, फॉल्स अलार्म से। बैड पार्ट को उसने गुड बता दिया, दैट इज कॉल्ड दी मिसरेट। तो इसमें कौन सा ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक दोनों ही है, लेकिन अगर बैड को उसने गुड बता दिया, मतलब कोई चीज खराब है और उसको सही बता दी, तो क्या होगा, कस्टमर चिल्लाएगा, कस्टमर के पास एनजी प्रोडक्ट चला जाएगा, जिससे क्या होगा, नाम खराब होगा, वैल्यू खराब होगी, एक्शन लेने पड़ेंगे। और अगर गुड पार्ट को उसने बैड बता दिया, उस केस में क्या होगा, एक 2000 का नोट पड़ा हुआ है, उसको आपने स्क्रैप कर दिया। प्रोडक्ट जो आप चेक कर रहे हैं इज द फॉर्म ऑफ द मनी। भाई आप सबको, हम सबको सैलरियां मिल रही हैं, किससे मिल रही है, जब कंपनी प्रॉफिट में होती है। लेकिन अगर मैंने गुड पार्ट को बैड बता दिया तो नुकसान हो गया ना, दोनों केसेस में नुकसान है। इसीलिए हमें एट्रीब्यूट एमएससी की जरूरत है। नंबर ऑफ दी गुड करेक्ट जीएन, बैड करेक्ट एनबी, टोटल करेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे जीएन प्लस एनबी। नंबर ऑफ दी फॉल्स अलार्म क्या हो जाएंगे, दैट इज रिजेक्टेड ओके पार्ट, ओके पार्ट को उसने रिजेक्ट किया। मिसरेट अगर उसने बैड पार्ट को एक्सेप्ट किया है। टोटल टीएन हो गए, टोटल हम इसको जितनी टाइप के मैंने पार्ट लिए उसको मैं सम कर लूंगा। सम करने के बाद ये फार्मूला लग जाएगा, E इज इक्वल टू CN अपॉन टोटल अपॉर्चुनिटी ऑफ द करेक्ट डिसीजन। तो फॉल्स अलार्म का लग जाएगा NF, ये मैं लास्ट वाली स्लाइड के अंदर CN दे रखा है ना, टोटल ऑफ करेक्ट। तो जो मेरे निकल के आ गए, पीछे वाली स्लाइड में मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब नीचे देख रहे हैं ना, GN NB, GN प्लस NB, CN हो गया, NF NM एंड TN। तो अगली वाली स्लाइड के अंदर मैं फॉल्स अलार्म एंड मिस रेट दोनों कैलकुलेट कर लूंगा। दोनों कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना है, फॉल्स अलार्म कहता है कि 0.05 एंड मिस रेट 0.02, मार्जिनली एक्सेप्टेबल 80 to 90%, 5 to 10%, 2 to 5%।
लेकिन इसके अंदर फॉल्स मिस रेट के अंदर हम कस्टमर को एक्सेप्टेबल नहीं होता तो इसको हम 0 ही लेके चलते हैं। इट इज क्लियर। तो एट्रीब्यूट डाटा में बड़ा केयरफुली सैंपल जितनी भी क्रिटिकल डायमेंशन हम चेक करते हैं, गुड एंड बैड, बॉर्डर लाइन पीसेज, ये हमें एक दिन में नहीं मिलते, जैसे कि बार बार हम यूज करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है। मतलब मेरी प्रोडक्शन चलती, कहते हैं ना T1 ट्रायल हो गया, T2 ट्रायल हो गया, तो T1 T2 जो ट्रायल होते हैं उसके अंदर मेरे को ये सारे सैंपल संभाल के रखने होते हैं अलग अलग स्टेजेस के, फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं इसमें थैंक यू बोलने से पहले मैं एक स्लाइड और आपको बीच में मैंने XBAR चार्ट की थी वो चेक कराना, उसको और सामने स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। हेलो, मुझे उससे फोन कर पूछो, आवाज आ रही है? या ये आप जो R&R वाली स्लाइड देख रहे हैं, ये मैंने स्क्रीन पे खोली हुई है, किस तरह से चलेगी। ये मैं इसमें अगर रो नंबर 16, ये मेरे नंबर ऑफ दी अप्राइजर हो गए ABC, ये मेरे सैंपल पार्ट्स हो गए 1 to 10, उसकी मैं 10 रीडिंग्स ले रहा हूँ। यहाँ सबकी एवरेज आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, इधर X से R आ जाएगा। इस तरह मैं तीनों की निकाल लूंगा एंड 17 रो में जाएंगे तो इसकी R निकल के आ जाएगी। ये सारे फार्मूलेज लगे हुए हैं, इस तरह से कैलकुलेट करके मेरा E भी आ जाएगा, A भी आ जाएगा, R&R आ जाएगी, पार्ट वेरिएशन आ जाएगा, टोटल वेरिएशन आ जाएगा, और R&R कैलकुलेट हो गया आ जाएगी। इसमें R&R मेरी कितनी आ रही है। ओके, ये मेरी एक स्लाइड हो गई R&R के लिए। इसके अंदर R&R अगर आप देख रहे हैं तो इक्विपमेंट वेरिएशन 7.82 आ गया, अप्राइजर वेरिएशन 0.98 आ गया, R&R 7.88 आ गई, NDC 17 पॉइंट आ गई है। तो इस तरह का आपको ग्राफ बनाना है। ये मेरी XBAR जो मैं जिक्र कर रहा था, एवरेज एंड दी रेंज चार्ट आ गया। एवरेज चार्ट के अंदर मोर देन 50% पॉइंट शुड बी आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट, इट इज ओके। देन R चार्ट के अंदर ऑल पॉइंट शुड बी विद इन दी रेंज। ओके, तो इसी तरह मैं आपको दूसरा वाला शेयर करता हूँ, 22 किस तरह से होगी। ये मेरा लीनियरिटी का फॉर्मेट रहेगा। मैंने लीनियरिटी 10 पार्ट की 5 पार्ट लिए हैं, 10 टाइम्स कर रहे हैं। इसके अंदर ये ग्राफ निकल के आ जाएगा, अपर बैंड एंड दी लोअर बैंड,
पैसिव लाइन मेरी नीचे आ गई, तो ये इसके सेंटर में होना चाहिए, जीरो लाई करना चाहिए, जीरो शुड लाई बिटवीन। तो आप ये देख रहे हैं कि एक प्लस में एक माइनस में है। अगर ये दोनों बैंड प्लस में होते, दोनों बैंड प्लस में होते तो भी इशू होता, दोनों बैंड माइनस में होते तो भी इशू होता। तो लीनियरिटी का फॉर्मेट आप इस तरह से बना सकते हैं। हम लेके चलते हैं बाइस का फॉर्मेट। एक मिनट, बाइस का फॉर्मेट जरा मैं देख रहा हूँ। ये मेरा 22 का फॉर्मेट रहेगा। मैंने 20 टाइम्स रीडिंग ली, उसकी रेफरेंस वैल्यू नंबर ऑफ ट्रायल 2। अब आप इसमें देख रहे हैं ये हिस्टोग्राम बन गया बेल शेप का। अगर मैं इसके सेंटर पॉइंटों को जोड़ दूं तो एक बेल शेप बन जाती है। बेल शेप बनने पर इसमें जीरो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अपर बैंड जो मेरा आ रहा है प्लस में आ रहा है, लोअर बैंड माइनस में आ रहा है, तो 22 इज एक्सेप्टेबल। ओके, हेलो, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मैसेज पे लिख सकते हैं। अखिल मेरा मोबाइल देना। So, Mr. Bhardwaj, thank you so much. It was really indeed wonderful session, especially talking about MSA. It is around minimum 2 days workshop, right? We do conduct in the organization. So it is a great challenge, right, to cover this topic. I could say it's a too lengthy topic because it's quite practical, I could say. So that's why we do always prefer to go for minimum 2 days in the organizations. But yes, we really appreciate, right, the way you delivered and accepted this challenge to deliver the session in an hour only. So this is really, of course, kudos to you. Yes, most of the people, of course, they have joined right in the sessions. They are already carrying experience in their own organizations, or we can say they are already having, certain experience in the corporate world. So it was basically our objective. हमारी ये objective ये भी था कि हम आप तक वो चीज को पहुंचा सकें जो आपको जो जरूरत है, आप जो जानना चाहते हैं। बेसिक काम टॉकिंग अबाउट कई सारे सेशन में मैंने देखा है कि बेसिक बताया जाता है, फाउंडेशन बताया जाता है। वी डू ऑलवेज प्रेफर, राइट, कि हम एक ऐसा सेशन को कस्टमाइज करें जिसमें आपको आपसे संबंधित या डे टू डे रूटीन जॉब में जिस प्रकार की आप चुनौतियों की सामना करते हैं, खासतौर पे एमएसए में, वी हैव डिजाइन्ड दिस कैरिकुलम इन सच अ वे। नाउ इस सेशन की सबसे जो प्रोमिनेंट कड़ी मैं बात करूं, सबसे प्रोमिनेंट कड़ी है आपकी सवाल और जवाब। मेरे दोस्त, आप लोगों में से कई लोगों से गुजारिश है कि of course whoever are having certain queries or what kinds of challenges you do face in your current organizations, you may do one thing, you may raise your hand and accordingly you may your questions will be answered by our trainer Mr. Vivek Bhardwaj. Yes, we have seen certain queries have been also put in chat panel, as well as one guy he has also raised his hand. So of course we will go one by one. और खासतौर पे ऑनलाइन ट्रेनिंग की मैं बात करूं, of course it is completely a monotonous types of sessions, but yes, आज की सेशन की मैं बात करूं तो ये सेशन completely आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्त कि आप कितना ज्यादा ट्रेनर जो हमारे आज की जो सेशन के जो ट्रेनर हैं उनसे आप कितना ज्यादा आप अपने आप को बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी जो डे टू डे रूटीन जॉब में जो चैलेंजेस है, आप उनसे सवाल अब आपके साथ वो डायरेक्ट अब मुखातिब होंगे। सो पहला जो सवाल भारद्वाज जी, मैं एक चैट पैनल के द्वारा जाऊंगा, देन आई विल गो टू मिस्टर हरीश, ही हैज रेज्ड हिज हैंड। सबसे पहले एक चैट पैनल का एक सवाल मैं आपसे लूंगा यहाँ पे। एंड एक सवाल है कि क्या रबर के केस में भी हम आरएनआर कर सकते हैं क्या? रबर के केस में
या जैसे एक डेफिनेटली सवाल आया है। बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके, सो एक सवाल है कि RNR not calculated rubber parts. I think someone has written in the chat panel. So can we conduct RNR for rubber parts as well? या मैं बोलना चाहूंगा, अगर मैं रबड़ की हार्डनेस चेक करता हूं और जिस इंस्ट्रूमेंट से चेक करता हूं, तो डेफिनेटली वो इंस्ट्रूमेंट को का R&R बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, तो मैं हार्डनेस चेक कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जनरली R&R रबड़ वाले केस में मैं एक अपना और शेयर करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टेबिलिटी को भी आप लोग बिल्कुल R&R के साथ साथ स्टेबिलिटी भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि टाइमिंग, आप अगर रबड़ इंडस्ट्री से हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आती होगी कि सर्दियों के दिनों में उसकी हार्डनेस कुछ और होती होगी और समर सीजन में कुछ और होती होगी। श्योर। सो थैंक यू। सेकंड सवाल एक और चैट पैनल में डाला गया है, दैट इज एनडीसी। एनडीसी के बारे में वो फिर से वो जानना चाहते हैं। या बिल्कुल, एनडीसी एक्चुअली, एनडीसी मींस, एनडीसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीसी जो दर्शाता है, जो मेरे पूरे की पार्ट का प्रोसेस का वेरिएशन है, वो 5 कैटेगरी का होना चाहिए। एमएससी के लिए बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है कि जी एनडीसी मेरी ठीक नहीं आ रही, उसका रीजन क्या होता है? मैं आज गया, आज ही 5 सैंपल उठाए और उसका एमएससी कंडक्ट करता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। एमएससी करने के लिए आपको टोटल ओवरऑल प्रोसेस वेरिएशन में कम से कम 5 कैटेगरी का डाटा लेना चाहिए। अगर आपके पास 5 कैटेगरी का 5 वेरिएशन का डाटा है, जब भी आप एनडीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, R&R कंडक्ट कर सकते हैं, और एनडीसी उसमें आपकी ग्रेटर देन 5 आएगी। एनडीसी बेसिकली कुछ नहीं है। अगर मैंने 1 कैटेगरी का डाटा ले लिया तो उसके अंदर मेरे को टोटल वेरिएशन नहीं आएगा, प्रोसेस का वेरिएशन। तो प्रोसेस का वेरिएशन को कैच करने के लिए मेरे को 5 कैटेगरी, उसमें हो सकता है आपको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। बेसिकली क्या होता है, इसमें हम ऑपरेटर को बोलते हैं या लाइन किसी को बोलते हैं कि जो वेरिएशन वाले पीस आ रहे हैं उनको अलग से रख दो। प्रॉपर वे उसका यही है कि हमको अलग अलग वेरिएशन के पीसों को अलग एक एमएससी का बॉक्स आइडेंटिफाई कर लें, जिस बॉक्स के अंदर वो रखते जाएं और उसको आप चेक करें। जब आपके पास सैंपल कलेक्ट हो जाए, उसे में भी सेटिंग के पीस भी हो सकते हैं और एनजी पीस भी हो सकते हैं। देन एनजी जो रिजेक्ट पीस है, उनको भी आप एमएससी में बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। सो आई होप कुलदीप सिंह जी का एक सवाल था एक एनडीसी का रिगार्डिंग। So I hope Mr. Singh, of course, you will be happy, right, and you will satisfy with the answer. I request my control room to unmute the mic of Kuldeep Singh, please. Yeah, Mr. Singh. So I think you are satisfied, right, with the answer. Any query more? No, sir. What is the full form of NDC? सर Mr. मैंने Bhardwaj. या एनडीसी की फुल फॉर्म तो आपको ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। Okay, thank you, sir. नाम से ही इसमें क्लियर है कि अलग अलग कैटेगरी के ही सैंपल्स होने चाहिए। Thank you. So just I request my control room to unmute the mic of Mr. Harish, please. Harish, I think since last a minute, right, he was raising his hand. Yeah, Mr. Harish, please. Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Very good afternoon, dear. सर मेरा क्वेश्चन था कि जो हम एट्रीब्यूट गेस स्टडी का जो हम वो लेते हैं, डेटा लेते हैं, तो उसमें कैसे फॉलो अप करेंगे सर? फिल कैसे करेंगे इसमें, जो आपने शीट दिखाया था? या यह शीट अगर आप देखें तो एमएससी का जो मैनुअल है उसमें भी दिखा हुआ है। और हरी जी, इसके अंदर जो जी मैं सर। डाटा लूंगा, इसके अंदर जो मैं कलर का यूज करता हूँ, जब हम डाटा फिल करते हैं ना, इसमें मैं 4 कैटेगरी के डाटा है तो 4 कलर यूज करता हूँ डाटा को फिल करने में। ओके सर। एग्जाम्पल के लिए जो बिल्कुल ओके हैं उनको मैं ग्रीन, Yes. और जो ओके हैं बस सस्पिशियस हैं उनको ब्लू, जो एनजी Yes, हैं sir. सस्पिशियस हैं उनको रेड। ओके सर। तो उसके जरिए मेरे को फॉल्स अलार्म एंड मिस रेट सबका पता लग जाता है कि कौन सा गुड है
कौन सा बेड है? ओके